नमस्कार 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर आपके साथ। आम बजट की जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी महानगर ने आज धनबाद क्लब परिसर में बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल, धनबाद विधायक राज सिन्हा, जीटा और चैम्बर के सदस्यों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान बजट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह बजट देश को महाशक्ति के साथ आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। विधायक अमित मंडल ने कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। पूरी दुनिया और देश की नज़र बजट पर थी। बजट के लिए विपरीत विचारधारा के लोग समझ रहे थे कि बजट ऐसा आएगा कि हम आलोचना कर पाएंगे, लेकिन जो बजट पेश हुआ वह सबका भला करने वाला है। किसानों को सब्सिडी मिले, इसको लेकर भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर इस बजट में प्रावधान किए हैं। मत्स्य पालन को लेकर हम लोगों ने 6000 करोड़ रुपए इस बजट में देने का काम किया है। और इसके साथ साथ जो एनीमिया की शिकायतें होती है, बच्चों में जो खून की कमी होती है, उसको हम लोग दूर करने के लिए इस बजट में हम लोगों ने पैसे देने का काम किया है। इन सब चीज़ों से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में भारत की अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी, मजबूत होगी। आपको याद होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का हम लोगों ने सर्वे किया था, जिसमें गोड्डा भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों में शुमार हुआ था। अब उसका एक नेक्स्ट लेवल होगा कि हम लोग प्रखंड लेवल तक जाएं और प्रखंड लेवल तक जाकर वैसे प्रखंडों को चयन करें जो कि गरीबों में और गरीब है। उसके लिए हम लोग 500 प्रखंड को शामिल करेंगे और उसके लिए हम लोग योजना अलग से निकालेंगे। ऐसा इस प्रोजेक्ट में प्रावधान किया गया है। बंदरगाह हो, चाहे कोयला हो, इस्पात हो, खाद्यान्न हो, उसको लेकर आधारभूत संरचनाओं में हम लोगों ने पैसा देने का काम इस बजट में किया है, जिससे चलते डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट का सृजन होगा, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। गरीबों के लिए और खासकर वैसे श्रमिकों के लिए जो मैनहोल्स में जाते हैं, जो कि ड्रेनेज सीवरेज को साफ करने का प्रयास करते हैं, और आए दिन आपको ये सूचना मिलती है कि गड्ढे में जाने के कारण, नाली साफ करने के कारण कई मजदूरों की मौत हो गई। उसको लेकर भी हम लोग अत्याधुनिक यहाँ पर जो मशीनरीज है उसका प्रोक्योरमेंट कैसे करें नए नए बड़े बड़े नगर निगमों में, इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है, जो अपने में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने यह प्रयास किया है कि कानूनों का और सरलीकरण हो, ई जजमेंट और ई कोर्ट का स्थापना हो, जिसके कारण यहाँ पर बजट में इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसमें भी पैसे के एलोकेशन हो। तो मोटा मोटी स्थिति देखा जाए तो ये बजट जो है वो किसानों के हित में है, ये बजट महिलाओं के हित में है, ये बजट युवाओं के हित में है, ये बजट हिंदुस्तान के तरक्की में कारगर होगा, ये मेरा पूरा मानना है। ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोरोना महामारी के कारण वैश्विक जो दिक्कतें हुई हैं उसको उबारते हुए हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया है। आने वाले दिन में निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा क्षेत्र की जनता को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा, ऐसा मेरा कामना है। धनबाद के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास होगा और पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे देश का विकास होगा, ऐसा कामना मैं कर सकता हूं इस बजट में। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं यहाँ उपस्थित माननीय विधायक जी का। यहाँ के वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि 2,40,000 करोड़ रुपए बजट की घोषणा रेलवे के विकास के लिए भी की गई है। आने वाले समय में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश अन्य क्षेत्र में भी किया जाएगा। आसार और उम्मीद से बढ़कर यह बजट आया है। किसान, गरीब और युवा को समर्पित यह बजट है, जो आने वाले समय में भारत की तकदीर को बदलने वाला बजट साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हंगामा करना विपक्ष का काम है। इसको ध्यान में रख करके यह बजट है एक नए भारत, वैसा भारत जो आत्मनिर्भर भारत हो, जो शक्तिशाली भारत हो, जहां भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, एक ऐसे भारत का, विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण से यह बजट है। तो बजट क्या सर विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं? अब विपक्ष, भैया देखो, विपक्ष की आदत बन गई है। देश जब से आज़ाद हुआ और जब से कांग्रेस पार्टी ने बजट बनाना शुरू किया, तो उनकी हमेशा से नियति रही है कि वे चुनाव के समय झूठे झूठे वादे करते थे, लोक लुभावन वादे करते थे। जैसे आपको याद होगा कि इसी झारखंड की बात में करूं तो आपको याद होगा 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास लूँगा। वो रिकॉर्ड आपके पास भी होगा। तो ऐसे वादे करके हमेशा विपक्ष चुनाव जीतता रहा है। गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस ने गरीबों का ही नाश करने का काम किया, उनको हटा देने का दुनिया से काम करते रहा। तो इसलिए उनकी उम्मीद वही है। सीएम का बयान आया है, उनका कहना है कि स्थानीय नीति के खिलाफ जो लोग पीआईएल किए हैं और जो हमारी नियोजन नीति के खिलाफ पीआईएल जो गया है, उसमें सभी यूपी बिहार के लोग हैं।
अच्छा, सीएम साहब का जन्म जब हुआ होगा, मुझे लगता है, मैं उनकी उम्र नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका जब जन्म हुआ होगा तो बिहार में ही पैदा लिए होंगे, या वो मैट्रिक पास किए होंगे अगर इस जो झारखंड से, तो बिहार ही से पास किए होंगे। तो अब उनके बुद्धि विवेक ये उन पे है, ये है PIL। माने इसका मतलब आप गलत बना दीजिएगा कोई चीज़। संविधान में नियम कानून कुछ होता है ना। आप बिहारी हो, यूपी हो, झारखंडी, जो मान लीजिए, लोगों को भटकाना। देखिए, इनका काम केवल लोगों को मूर्ख बनाना है। झारखंड के लोगों को मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करना। लेकिन झारखंड के लोग अब इनके झांसे में फंसने वाली नहीं है। पहले तो ये बताएं ना, जवाब देना कि इन्होंने जो कहा था कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार दे देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे, इसका तो जवाब दे। पब्लिक, यहाँ के युवा पूछ रहे हैं। 10 लाख कम से कम लोग जो तैयारी कर रहे थे नौकरी की, और अचानक से कोर्ट ने उस पर कुठाराघात किया, तो ये बेरोजगारी का बम फूटा। इन सबसे बचने के लिए इसी प्रकार अनाप शनाप अनर्गल बयान दे रहे हैं। जबकि धनबाद के व्यापारी वर्ग के लोगों का कहना है कि बजट में देश के सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। भारत अब विकास के राह में चल चुका है, देश महाशक्ति बन रहा है, और उसी को देखते हुए मोदी सरकार ने बजट पेश किया है। किसको क्या मिला इस बजट से, इसकी जानकारी देने के लिए भाजपा ने बजट चर्चा का आयोजन किया। जैसा कि आपने 1 तारीख को जब भारत सरकार द्वारा पारित बजट जब वित्त मंत्री जी द्वारा घोषित किया गया, जैसा कि आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अमृतकाल का पहला बजट। इस कंटेक्स्ट में जो घोषणाएं भी हुई हैं इस बजट में, लोक लुभावन घोषणाएं भी हैं। चूँकि हम लोग सब जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष भी नहीं है, और जिस तरह का टैक्स का बेनिफिट दिया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को, जैसे जो 5 लाख वाला जो दायरा था उसको 7 लाख किया गया है। इसके अलावा फिकल डेफिसिट कैसे कम किया जाए, जो अभी 6.5% है, जो अमित मंडल जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे, उन्होंने बोला है कि भाई 2025-26 तक टारगेट है सरकार का कि ये फिकल डेफिसिट को तकरीबन 4.5% लेकर जाया जाए। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भाई सरकार के पास जो रेवेन्यू आती है, जो पैसे आते हैं, उसका एक बड़ा पार्ट इनकम टैक्स पेयर्स हैं। लगभग जो पैसा आता है उसका तकरीबन 15% इनकम टैक्स के माध्यम से आता है सरकार के पास। तो ये जो 7 लाख की श्रेणी में जो बढ़ाया गया है, 5 लाख से 7 लाख किया गया है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट बेनिफिट स्टेक होल्डर्स को दिया गया है, चूँकि इनकम टैक्स पेयर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सरकार के। और जैसा कि आपने बजट जब सुना होगा या देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि इसमें बहुत सारी घोषणाएं सरकार द्वारा की गई हैं। और चूँकि केंद्र नेतृत्व से प्रदेश में ये मैसेज भेजने का प्रयास किया गया है कि सरकार चूँकि एकदम निचले तबके तक बेनिफिट देना चाहती है पब्लिक को, तो उस कंटेक्स्ट में प्रचार प्रसार और लोगों के बीच ये सारी बातें एकदम माइक्रो लेवल तक, चूँकि क्या है कि फाइनेंस के लैंग्वेज में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आम जनता उस लैंग्वेज से परे है, उनको समझ में नहीं आती। विपक्ष को ये टेक्निकल चीज समझ में नहीं आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि बजट जो है वो चुनाव को मद्देनजर किया गया है, इससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं। मैंने बजट के बाद कांग्रेस के शशि थरूर जी का फीडबैक देखा था। शशि थरूर जी ने बताया कि यह बजट काफ़ी अच्छा है। मैंने कोई भी तुष्टिकरण या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उनके द्वारा नहीं लाया गया है। आप शशि थरूर जी का फीडबैक देख सकते हैं। इसके अलावा पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्तिक चिदम्बरम, कांग्रेस से आते हैं, आप उनका भी सुन सकते हैं। उन्होंने भी इस बजट के बारे में बताया है कि यह एकदम सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट। उसमें बजट जो बनता है बहुत ही ध्यान दे के बनाया जाता है। उसमें पहले की सरकारें भी आई, अभी भी सरकारें आई। हमने इस संगोष्ठी में भाग लिया और बजट की कई पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया। सबसे पहला बात इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले 7 लाख करोड़ था, उसमें बढ़कर के 10 लाख करोड़ किया गया। तो 10 लाख करोड़ का जो ये करीब हम लोग समय 33% का 30% का इजाफा हुआ। इसमें पूरे बजट को हम लोग लेते हैं उसमें उसका 25% है। तो 25% पूरे बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे कल कारखाने हैं, रोड्स हैं, हमारे एयरपोर्ट हैं, रेलवे है, उससे इसमें जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट सृजन का कार्य होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, व्यापारियों को काम मिलेगा, जितना कार्य मिलेगा उसके माध्यम से ये कार्य का सृजन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्य मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की इकोनॉमी का रीढ़ होता है
और दूसरा फिर हरित क्रांति के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। मोटे अनाज के ऊपर मैंने इसमें पर चर्चा में कहा था, मोटे अनाज पर जैसे हम लोग समझते हैं सिर्फ चावल और गेहूं ही अनाज है, लेकिन मक्का, बाजरा और जितने तरह के हमारे मोटे अनाज हैं उसको कि हमारे किसान भाई विशेष ध्यान दें, उस पर एक बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये होता, कोई भी चीज़ कार्य होता है तो उसके लिए लोग कोई अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोलते हैं। जिसका जो कार्य होता है बोलेगा ही, लेकिन जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने बजट की तैयारी की है, हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री की देखरेख में हमारी श्रीमती सीतारमण जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है अपना 5वां, ये आगामी जो हमारे जो वर्ष होंगे बहुत ही उज्जवल होंगे। इसको ऐसे समझना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट लाया गया, एक्चुअली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो दायरा इन्होंने बढ़ा दिया, उस दायरे में सभी चीज़ों को ले लिया। अब जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसके अंतर्गत सड़कें भी होंगी, एयरपोर्ट्स भी होंगे, इवन आप समझिए बड़े आप समझिए बिल्डिंग्स भी इसका पार्ट है। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बिल्डिंग भी बनाने की बात आ गई तो वो भी इसी के दायरे में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरी बड़ी बात क्या है, देखिए जो हम लोग के प्रश्न हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा बजट है, ये भी सच है, क्योंकि 45 लाख करोड़ का ये बजट है और देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसको दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग धनबाद में क्या पाए क्या खोए, इस विषय पर चर्चा करनी आवश्यक है। धनबाद उन टॉप 50 शहरों में है भारतवर्ष के जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है। धनबाद ऐसे 100 शहरों में पूरे विश्व में है जो तेजी से उभरते हुए शहर है। ये आप सबको, हम सबको मालूम है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि धनबाद में नई ट्रेनें नहीं चलती हैं, धनबाद में एयरपोर्ट बनाने की पहल नहीं हो पाती है। राज्य सरकार और केंद्र के बीच में समन्वय का कहीं कहीं अभाव भी नजर आता है। इस मामले में हम लोग की मांग है कि केंद्र सरकार पहल करे और धनबाद में एयरपोर्ट बनाने से, धनबाद चूँकि झारखंड के मध्य में स्थित है, रांची की दूरी 100 से अधिक किलोमीटर है, देवघर 100 से अधिक किलोमीटर दूरी पे है, इवन दुर्गापुर भी जो है वो 100 किलोमीटर से अधिक है जहाँ एयरपोर्ट है। वैसी स्थिति में धनबाद में एयरपोर्ट बनना चाहिए। बोकारो के एयरपोर्ट के नाम पे जो धनबाद को रोका जा रहा है वो कहीं भी सही नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। बोकारो में छोटे प्लेन उतरेंगे और उन छोटे प्लेन के उड़ने की और जाने की सीमा जो होगी वो पटना पहुंचा देगा, वो रायपुर पहुंचा देगा, वो छोटे छोटे शहरों को, छोटे छोटे राजधानियों को आपस में जोड़ेगा। यहाँ जरूरत है जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो आए दिल्ली से, बम्बई से, चेन्नई से, जो लोग आए, जानकार लोग आए, जिससे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होगा। धनबाद में IIT है, सिम्पर है, कोल इंडिया की बड़ी BCCL यहाँ पे है। और आप गौर करते होंगे बहुत सारे विभागों ने, जैसे CMPF ने लिखा कि मेरा हेडक्वार्टर यहाँ से शिफ्ट किया जाए क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।